नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्टिकल स्टडी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। परंपराओं के द्वंद्व अध्ययन के प्रारूप। परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन के प्रारूप में मुख्य रूप से परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन के प्रारूप दो हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक पक्ष में जो परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन के प्रारूप का जो आंतरिक पक्ष है, उसके अंदर वृहद परंपरा और लघु परंपरा होती है। उसके बाद में पुनर्जागरण की श्रृंखला, वैदिक आर्यकाल, बौद्ध काल, गुप्त काल, हर्ष और विक्रमादित्य काल और भक्ति काल। इसी प्रकार से बाह्य प्रारूप होता है परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन का। वो बाह्य प्रारूप में इस्लाम काल, ब्रिटानिया काल, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण और आधुनिकता, ये बाह्य काल होता है। इसको परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन के प्रारूप को डीपी मुखर्जी ने दो भागों में विभाजित किया अध्ययन की दृष्टि से, आंतरिक और बाह्य प्रारूप, आंतरिक प्रारूप और बाह्य प्रारूप। हम इसके बाद में आगे चलते हैं तो भारतीय परंपराओं का द्वंद्व का अध्ययन करते हैं। भारतीय परंपराओं के जो द्वंद्वात्मक अध्ययन है, उसमें डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं का द्वंद्वात्मक विवेचन किया है। उसे संक्षिप्त रूप में भी कुछ इस प्रकार से समझाया है। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के दो प्रकारों के द्वंद्व बताए, जिसको मैं टेबल द्वारा पहले भी बता चुका, आंतरिक द्वंद्व और बाह्य द्वंद्व। आंतरिक परंपराओं का द्वंद्व के बारे में डीपी मुखर्जी ने बताया है कि परंपराओं के द्वंद्व का प्रमुख प्रकार आंतरिक द्वंद्व का स्वरूप बताया है। इसमें आपने भारतीय समाज और संस्कृति में जितने भी प्रकार के परंपराओं के बीच में जो परिवर्तन आए हैं, उसको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही दूसरा बताया इन्होंने बाह्य परंपराओं से द्वंद्व। डीपी मुखर्जी ने बताया है कि वैसे तो भारत में समय समय पर बाहर से अनेक प्रजातियां या संस्कृति आई, लेकिन भारतीय परंपरा पर सबसे अधिक बाहर से आई इस्लामी और पश्चिमी ब्रिटानिया परंपराओं का प्रभाव पड़ा। इस्लामी परंपरा भारत में बाहर से आए मुसलमानों के साथ आई। डीपी ने लिखा कि 15वीं व 16वीं शताब्दी में इस्लाम ने हिंदुवाद और पूर्ण रूप से प्रहार किया। इसके बाद हिंदुवाद में परिवर्तन आया। डीपी मुखर्जी ने अपने लेख वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर अर्थात भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी प्रभाव की बहुत विस्तार से विवेचना की। आपने लिखा कि भारतीय समाज पर पश्चिमी के प्रभाव को परंपराओं के द्वंद्व में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रभाव मुस्लिम शासन से प्रभाव प्रारंभ हुए थे, ब्रिटानिया समाज में उसने व्यवधान डाला और डीपी ने अंग्रेजों द्वारा भारत में नवीन आर्थिक, राजनीतिक और न्याय एवं सामाजिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं को परिवर्तन का कारण माना। आपका ये भी कहना है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। इस काल में पुनर्जागरण की प्रक्रिया एवं समाज सुधार आंदोलन को डीपी पश्चिमी प्रभाव मानते थे। आपके व्यक्तिवाद का उदय, स्वतंत्रता की भावना और बाह्य सत्ता से मुक्त आदि का कारण पश्चिमी का प्रभाव माना है। इसी काल में बाह्य समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण समिति आदि ने भी समाज सुधार के प्रयास किए।
जो एक प्रकार से भारतीय परंपरा के विरुद्ध थे। ये सभी नवीन धार्मिक आंदोलन पुरातन समाज द्वारा अपने में समावित कर लिए गए। डीपी ने भारतीय परंपराओं पर पश्चिमी के प्रभावों का विस्तार से उल्लेख किया, जिसे हम अलग से निम्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डीपी बताना चाहते हैं कि द्वंद्व हमेशा एक काल में नहीं, सभी कालों में परंपराओं में चलता आया हुआ है और द्वंद्व के माध्यम से परिवर्तन परंपराओं में संभव है। आपने भारत के इतिहास में द्वंद्व की प्रक्रिया को कालक्रमिक दृष्टिकोण से वर्णित करते हुए लिखा है कि परंपराओं का द्वंद्व वैदिक, आर्यकाल, बुद्ध काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, विक्रम काल, भक्ति काल में हुआ है। इन सभी कालों में विद्यमान परंपराओं का समाज के प्रमुख लोगों ने विरोध किया और सुधार के रूप में कुछ न कुछ परिणाम सामने आए। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि डीपी भारतीय इतिहास में मात्र 19वीं शताब्दी को ही पुनर्जागरण नहीं मानते, बल्कि आप विभिन्न कालों को भारत में पुनर्जागरण श्रृंखला मानते, जिसकी अंतिम कड़ी 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है। आपने मुस्लिम काल को भी पुनर्जागरण की श्रृंखला की एक कड़ी माना है। जैसे भक्ति काल में परंपराओं का संघर्ष अधिक स्पष्ट प्रकट हुआ है। डीपी ने आंतरिक दबावों, टकरावों एवं द्वंद्व के अध्ययन पर बल दिया है। परंपराएं सामंजस्य और अनुकूल आदि के द्वारा जीवित रही। आपने लिखा है कि भारतीय परंपराएं प्रतीकों के रूप में संस्कृत तथा स्थानीय बोलियों में विद्यमान है। भारतीय साहित्य में अनेक, आपके अनुसार ब्राह्मणों को परंपराओं का संरक्षक माना गया है। ब्राह्मण पवित्र पुस्तकों के माध्यम से भारतीय परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखते हैं। ये सामाजिक संरचना को परंपरा के रूप में सुरक्षित रखते हैं। डीपी ने लिखा है कि जाति प्रथा भारतीय परंपरा है। ब्राह्मणों ने परंपराओं की रक्षा के द्वारा भारतीय समाज व्यवस्था का इतिहास बनाए रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपराओं को स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से डीपी ने लिखा है कि ऐसा होते हुए भी भारतीय परंपराओं में श्रुति, स्मृति और अनुभव से स्पष्ट होता है कि इनमें परिवर्तन हुए हैं। यदि हम विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक ग्रंथों की उत्पत्ति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उच्च परंपराएं मुख्य रूप से वृहद एवं बौद्धिक थी और संतों के व्यक्तिगत अनुभव लघु तथा निम्न बौद्धिक परंपराओं के रूप में समय समय पर प्रतिवाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। इन उच्च और निम्न परंपराओं, वृहद और स्थानीय परंपराओं में द्वंद्व होता है। उच्च वृहद परंपरा संस्कृत भाषा से संबंधित थी और लघु और निम्न परंपराएं स्थानीय बोलियों के रूप में थी। इसी संदर्भ में आपने लिखा कि भारतीय परंपराओं में अपूर्व समावेश की क्षमता रही है। इसी कारण इनकी कालों में अनेक संप्रदायों के संत संस्थापकों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परंपराओं के विरुद्ध विचार व्यक्त किए। उनको मंदिरों और पुजारियों से कोई संबंध न था। उन्होंने निम्न जातियों एवं वर्गों को भी अपने पथ से संबंधित रखा। उन्होंने स्त्रियों को सम्मान स्थिति प्रदान की एवं प्रेम, स्नेह, सहजता या स्वाभाविकता का उपदेश दिया। संतों का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने से परंपराओं में परिवर्तन हुआ। आपने बताया कि विभिन्न कालों में मानव बौद्धिकता एवं विचारों का प्रचार हुआ। कला, हस्तकला, साहित्य आदि का विकास हुआ। आपका कहना है कि आंतरिक शक्तियों एवं दबावों से परंपराओं में जो परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन करके ही भारतीय परंपराओं को समझा जा सकता है। आपने पूर्व में उल्लेखित विभिन्न कालों में परंपराओं का गहन अध्ययन किया और योगेंद्र सिंह ने भी अपने निष्कर्ष में डीपी के बारे में यही लिखा। अतः उपयुक्त सभी विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन पर बहुत विशेष जोर दिया और भारतीय समाज एवं संस्कृति एवं भारतीय समाज शास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की। इसके साथ
यहीं खत्म होता है। नमस्कार।